कंफर्म हो चुका था इस एक्सपेरिमेंट से, और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड देने का जो काम है वो केवल मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं करते, बल्कि इस फील्ड को जनरेट करते हैं कौन? मूविंग चार्ज और एज वेल एज फ्लोइंग करंट, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो चार्ज का मूवमेंट मीन्स करंट का फ्लो। अब लाप्लास ने क्या जिम्मेदारी ली भाई? लाप्लास ला, इन्होंने कहा कि भाई जो पॉइंट चार्ज, मूविंग पॉइंट चार्ज, जो मूविंग पॉइंट चार्ज है उसका चार्ज वैल्यू क्यू है, उसका मास m है। मूविंग पॉइंट चार्ज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, स्केलर में लिखोगे तो बी, वैल्यू फॉर्म में लिखोगे तो बी, वेक्टर में लिखोगे तो ऊपर एरो लगाओगे। तो मूविंग पॉइंट चार्ज क्यू कॉमा एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड at any position such as, लाप्लास ने एक फार्मूला दिया E नॉट, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू V क्रॉस R बाई R, ये फार्मूला इन्होंने दिया। अगर मैं इसको मॉड फॉर्म में लिखूं, यानी इधर भी मॉड ले लूं उधर भी मॉड ले लूं, ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V साइन थीटा बाई R स्क्वायर, फार्मूला ये। अब इस फार्मूले में कौन गया ये जान लेते हैं। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये कांस्टेंट है, और इसकी एसआई वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7। म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, और इसकी जो एसआई वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 7 है, और इसकी जो सीजीएस वैल्यू है वो 1 है। यानी बिल्कुल वैसे ही याद रखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिसकी एसआई वैल्यू 9 10 की पावर 9 है, सीजीएस वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक, अब इस फार्मूले में आप देखिए आपको भी दिखाई दे रहा है, क्यू यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, इसका मास m है वहां पर, इसकी वेलोसिटी ये v, ये वेलोसिटी है। आप कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो जगह बताओ। आपने कहा कि सर वो जगह ये है, ये वो जगह है, ये हो गई पोजीशन जहां पर हम b निकालना चाहते हैं। पोजीशन के पास b लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पोजीशन के बाद पास में b लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो पोजीशन, तो पॉइंट चार्ज से उस पोजीशन तक का जो ये वेक्टर है दैट इज r, r इज ए पोजीशन वेक्टर। जो r है ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू गिवन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपने इस जगह पे कंपास रख दिया, जिस जगह पर आपने कंपास रख दिया यानी कि उस जगह पर आप फील्ड चाहते हो। कंपास तो केवल ये बताएगा कि हाँ फील्ड है कि नहीं, डिफ्लेक्शन होगा तो फील्ड है, और आपको ये फार्मूला ये बताएगा कि वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले में v को देख चुके हो, r को देख चुके हो, पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर का मॉडुलस है यानी कि मॉड ऑफ r, इसको हम सिंपली r लिखेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी क्या है? टाइम के साथ ये बहुत तेजी से बदल रहा होगा। किसी समय पर चार्ज यहाँ है, अगले समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, r भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आपके पास यहाँ तक हम आगे सब कुछ हो गया, केवल थीटा रह गया, एंड थीटा इज दिस वन। तो थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर,
अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेलोसिटी के रास्ते में आ जाए या उसके पीछे आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। भाई सोचो कि आप जो है एक डायग्राम बना करके इसको फिर समझ लेते हैं। उधर स्पेस नहीं हमारे पास। सपोज कर लो कि पॉइंट चार्ज चला जा रहा था इस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है। आपने कंपास यहाँ रख दिया, हमने कंपास यहाँ रख दिया, तो आप देखो ना कि जो जगह हमने चुनी है वो ये जगह हमने चुनी है। तो पोजीशन वेक्टर हमारा वाला वेलोसिटी से कितना बनाएगा? जीरो। और अगर आपने जगह ये चुनी है, पोजीशन वेक्टर आप वाला वेलोसिटी से कितना बनाएगा? 180 बनाएगा। और साइन के साथ अगर जीरो और साइन के साथ 180 तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। ये बात भी पता चले कि अगर पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है एंड योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज अलोंग द पाथ ऑफ वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में क्या आ गया? वेलोसिटी से आगे भी आ गया, वेलोसिटी से पीछे भी आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी। और रिजल्ट से ये भी पता चल रहा है कि किन किन बातों पर डिपेंड करती है। आर के बढ़ाने से घट जाएगी, बी के बढ़ाने से बढ़ जाएगी, साइन थीटा बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी। ये सारे फीचर्स हमको पता चलता है। अच्छा, ये जो बी है जब ये निकल आएगा, ये वेक्टर फॉर्म है लाप्लास का, 101% सब वेक्टर में लिखा हुआ है, और ये स्केलर फॉर्म है। ये ऊपर वाला जो है ये वेक्टर फॉर्म है एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म। जब आप बी निकाल लोगे, कैपिटल बी निकाल लोगे, तो जो कैलकुलेटेड कैपिटल बी है, कैपिटल बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक तो ये है। दूसरा इसका एसआई यूनिट निकोला टेस्ला के नाम पर है, टेस्ला। और इसका एक यूनिट है एसआई वाला, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये वाला फार्मूला जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सॉरी ये वाली जो यूनिट है कैसे आती है वो आगे बढ़ोगे तो पता चल जाएगी। टेस्ला साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में है, इसको तुम याद रख सकते हो। कैसे? मान लो कभी भूल जाओ तो तुमने अपने 10th लेवल पर एक फार्मूला पढ़ा है IBL sin थीटा, याद आया होगा। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन IL, और साइन थीटा F माने क्या? न्यूटन, I माने क्या? एम्पियर, L माने क्या? मीटर। तो आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये इसकी SI यूनिट है। जो CGS यूनिट है कैपिटल B की, दैट इज गॉस, साइंटिस्ट गॉस, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴। भूल मत जाइएगा, लाप्लास का जो लॉ है, लाप्लास का जो ये लॉ लिखा गया है किसके लिए लिखा है? अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये लॉ कैसे डील होगा उसको भी देखेंगे, नोट करेंगे। तो लाप्लास लॉ बात करता है पॉइंट चार्ज की। अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज बल्क फॉर्म में है, और अगर वो मूव करता है तो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो उसकी इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, क्या तरीका है, उसके लिए भी चलो डील करते हैं। हम लोग जो प्रोसेस यूज करेंगे वो उसका नाम होगा एक्सपेंशन मेथड। तो इसको नोट में लिखते हैं। ये हमारे पास में चार्ज, नॉट द पॉइंट, इन बल्क फॉर्म है, चार्ज बल्क फॉर्म में, और ये चार्ज मोशन कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक। और ये वो जगह है जहां पर आपको v निकालना है, v निकालना है। तो लाप्लास लॉ को डील कैसे करें? क्योंकि लाप्लास लॉ तो केवल किसकी बात करता है? पॉइंट चार्ज की।
तो एक्सपेंशन मेथड ये कहता है कि जब आपको बल्क चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करना है किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, आप उस चार्ज का छोटा सा एलिमेंट ले लो। चार्ज ये टोटल चार्ज ये है, हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट। तो चार्ज एलिमेंट है डी, और जो टोटल चार्ज है इसके पास वो क्यू है। एक्सपेंशन मेथड कोई फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहे हैं, पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है। प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ कि आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, डी क्यू ले लिया, ये डी क्यू इतना छोटा है कि लुक्स लाइक ए पॉइंट, और पूरा बल्क चार्ज अगर इस तरफ जा रहा है, इसकी भी तो वेलोसिटी वही होगी। जिस तरफ ट्रेन जा रही है उस तरफ तुम जिसमें उसमें बैठे हो तो तुम भी तो उसी तरफ जा रहे हो ना, तो ये छोटा सा एलिमेंट भी वही वेलोसिटी रखते होगा। अब इस छोटे से एलिमेंट को केवल देखो, बल्क वाले चार्ज को भूल जाओ। इस छोटे से एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर dq इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज, चार्ज एलिमेंट है इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज, इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट वाले चार्ज से उस जगह तक का पोजीशन वेक्टर, नाउ राइट द फार्मूला, क्या फार्मूला था, q v क्रॉस r अपॉन r क्यूब, वो फार्मूला था। तो यहाँ क्या लिखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू, क्यू नहीं क्या है यहाँ पर डी क्यू, और v क्रॉस r बाई r क्यूब। ठीक, डी क्यू क्या है, छोटा सा चार्ज एलिमेंट। अच्छा, छोटे से चार्ज एलिमेंट से जो यहाँ पर फील्ड पैदा होगी वो भी तो छोटी होगी, dv। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, वहां का स्केलर फॉर्म क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आपने लाप्लास का लगाया, ये लगाया छोटे से एलिमेंट की वजह से। हमने फिर बाद में पूछा कि मुझे तो टोटल चाहिए, पूरे की वजह से चाहिए, तो फिर आप लिखोगे बी टोटल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ छोटी वैल्यू। लीजिए अगर आपके पास में बल्क चार्ज है तो हम इस लॉ को ऐसे डील करते हैं, v क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई, अगर आप स्केलर फॉर्म में जाना चाहते हैं तो dv लिखेंगे, dv की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई v डी क्यू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करके रिजल्ट्स को टोटल में बदल देंगे, ये वो तरीका, ठीक है, क्लियर ये बात। तो राइट द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द चार्ज इन बल्क फॉर्म इज इन मोशन। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। क्या करता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, सब सीखेंगे बियो-सावर्ट्स में। ये काम करता है टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल P ड्यू टू फ्लोइंग करंट। V यूजिंग, तो फ्लोइंग करंट अगर आपके पास है और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप बियो-सावर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन भी रहता है, ऑप्शनल ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह यूज नहीं होता। कुछ करंट्स ऐसी होती हैं, कुछ फ्लोइंग करंट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ काम नहीं करेगा।
बट बियो सावर्ट्स लॉ हमेशा काम करेगा। तो पहला फीचर्स तो इसका ये हो गया। अब ये है क्या, मान लेते हैं कि ये कोई वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो हो रही है मतलब बल्ब चार्ज जो है मूव कर रहा है। फ्लोइंग करंट मतलब मोशन ऑफ चार्ज इन बल्ब फॉर्म, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। बल्ब फॉर्म जब चार्ज का फ्लो करता है तो रूलिंग क्या कहती है, छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा में वायर का लिया ये जो छोटा सा हिस्सा हमने वायर का लिया है उसकी लेंथ dl है, dl, और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, और dl हमने एक छोटी सी लेंथ ली है। बताइए इस छोटी सी जो ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा AdL, और इस छोटे से एलिमेंट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वायर मींस कंडक्टर, कंडक्टर्स में जो करंट होती है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो इस छोटे से AdL वॉल्यूम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट वो हो जाएगा क्या, AdL साथ में n, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी में स्मॉल n के बारे में पढ़ के आए। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में स्मॉल n है तो AdL में कितने हो जाएंगे, AdL। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट में कुल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इन स्मॉल एलिमेंट, तो छोटा सा ही होगा, ये छोटा सा मैंने हिस्सा लिया है, छोटा सा वॉल्यूम लिया है, तो उसको मैंने dq लिखा, dq बराबर हो जाएगा NaDL, और साथ में E किस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना होगा, E से मल्टीप्लाई करना, dq की वैल्यू आ गई NaDL की, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये बात पक्का। अब हमने भाई ये जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, उनके पास में ड्रिफ्ट स्पीड है, तो चार्ज की अपनी वेलोसिटी, तो ये सारे के सारे चार्ज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो v से मल्टीप्लाई किया जाना है, तो यहाँ पे v dq और यहाँ NaVe साथ में t, ठीक है। v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वो जो dq वाला हिस्सा है जिस उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों की जो ओवरऑल एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितनी है, v से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको ये पता है कि I बराबर क्या होता है, AVD इलेक्ट्रिसिटी में पता है, I बराबर A, VD को मैंने क्या लिया है, VB, यहाँ पर आ गया AVN, ये जो A है, V है, N है, E है, यहाँ पर हो गया ID, ठीक। अब अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो तो वेक्टर तो V में लगेगा, DQ में तो लगेगा नहीं, तो चार्ज कैसा है, स्केलर। इसी तरीके से I में तो वेक्टर लगेगा नहीं, किसमें लगाएगा, DL में। नाउ इन दिस चैप्टर
जो लेंथ है वो कैसा है, वेक्टर फॉर्म, कैसा है, वेक्टर फॉर्म। और अब बारी है कि चलो तुमने डीएल पर भाई आई तो स्केलर है और हम पढ़ के क्या है, लेंथ भी स्केलर है, बट यहाँ पर इस चैप्टर में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया को क्या बनाया गया था, वेक्टर, यहाँ पर लेंथ को क्या बनाया गया, वेक्टर। तो दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, एक तो वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा डायरेक्शन। तो डीएल वेक्टर की जो वैल्यू है वो तो ये डीएल है, लेंथ है, यानी कि वेक्टर डीएल का वैल्यू क्या है, वही लेंथ वैल्यू, छोटी सी जो लेंथ वैल्यू है वो वेक्टर डीएल की वैल्यू है। डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर जो ये आई डीएल है, आई के साथ पूरा पूरा डीएल, या इसको ऐसे लिखें आई डीएल वेक्टर, ये कहलाता है नोन एज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में करंट एलिमेंट कहा जाता है। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही रखी जाएगी, वही रखी जाती है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट है। और ये बात कहाँ लिखी जाए, आइडियल डायरेक्शन इज along flowing current, flowing current। जब ये सारे फीचर्स काउंट हो गए तो मैंने इस डायग्राम को दोबारा बनाया। मैं ये वायर है, इसमें करंट आई है, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, नाउ दिस इज द करंट एलिमेंट आईडीएल, और सी द डायरेक्शन, आईडीएल की डायरेक्शन कैसी है, वही जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आप अपना वो फार्मूला जो क्लास में आपने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द बल्क चार्ज कैपिटल P ड्यू टू बल्क चार्ज, क्या था, ये था B इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई dq v क्रॉस r बाई r क्यूब, ये था। देखो इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, आइडियल लिख सकते हैं। ये हो गया b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई r, ठीक है ना, बोलो भाई। इधर तुमने इंटीग्रेशन हटाया तो b की जगह पे क्या बन जाएगा, dv। इंटीग्रेशन हटा दोगे तो छोटी सी फील्ड हो जाएगी ना, अगर आपने इंटीग्रेशन हटा दिया तो ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई r। तो जो ये रिजल्ट है, ये बियो-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं स्केलर में। स्केलर में लाप्लास का वो लॉ क्या था, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या था, qv साइन थीटा बाई r स्क्वायर। देख लो आपने लिखा हुआ है कॉपी में, यही था qv, नहीं dqv था, सॉरी dd, चेक करो, v dq साइन थीटा बाई r स्क्वायर, यही तो था। तो यहाँ v dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आइडियल, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अगर आपने इंटीग्रेशन हटा दिया ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। नाउ चेक द क्रॉस प्रोडक्ट, आइडियल क्रॉस r, साइन थीटा यहीं से तो आएगा, थीटा क्या है, आइडियल वर्सेस पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे आपने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, ओके, जगह जगह बताओ कहाँ पे फील्ड चाहिए, यहाँ पर फील्ड चाहिए, तो इसी आइडियल से पोजीशन वेक्टर r हो गया, ये थीटा हो गया। फिर वही सेम सिचुएशन, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्लोइंग करंट के अलोंग है तो
आपको फील्ड क्या मिलेगा, 0। सही है ना ये बात? कैसे बियोट-सावर्ट्स लॉ, ये बियोट-सावर्ट्स लॉ है स्केलर फॉर्म, और ये बियोट-सावर्ट्स लॉ है वेक्टर फॉर्म, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है, लाप्लास लॉ। एक्चुअली लाप्लास लॉ भी नहीं, लाप्लास लॉ का जो एक्सपेंशन फॉर्म था उससे हम लोगों ने इसको बनाया, ठीक है। एग्जाम में राइटिंग करने को आता है कि राइट द बियोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप केवल ये लिख के आइए ये चीज, और फिर बता के आइए कि व्हाट इज आइडियल, व्हाट इज आर वेक्टर, ठीक है ना। स्केलर फॉर्म अगर पूछा जाए तो स्केलर फॉर्म लिख के आइए, वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म लिख के आइए। राइटिंग करने को आता है अगर बियोट-सावर्ट्स लॉ तो केवल राइटिंग करेंगे और सारे टर्म्स बता देंगे। अप्लाई कैसे करोगे बियोट-सावर्ट्स लॉ? आपको जो करंट वायर दिया जाएगा और जिस जगह पर आपसे पूछी जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड आप निकालिए, अप्लाई आप कैसे करोगे? एप्लीकेशन भी देखते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एट एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ध्यान दीजिए इधर, देखो dV इज इक्वल टू है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कहाँ से टिक की है, ये मैंने टिक की है। इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल। और वेक्टर फॉर्म में है dV इज इक्वल टू, देख लीजिए इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर। एक तो आप ये देख सकते हो कि जो dV है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I के ज्यादा होने से dV क्या हो जाएगा, ज्यादा। इंटीग्रेशन और dV भी ज्यादा हो जाएगा। दूसरा जो है dV प्रोपोर्शनल टू है dl, dl के ज्यादा होने से dV क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो टोटल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तीसरा dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा ज्यादा तो dV, और लास्ट dV प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब देखिए ग्राफ पेपर बना हुआ है, यहाँ पर I है, यहाँ पर dV। हमने देखा कि दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब दो लोग आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा होता है, सीधे। तो ग्राफ ये है। फिर dV और लेंथ का जो ग्राफ है, ये dl है और ये dV, क्योंकि दोनों लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ पेपर फिर से क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बट ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन किस मामले में अलग होगी, स्लोप के मामले में। देखो अगर आप बोलोगे सर देखने में तो एक ही जैसी है, तो सोचो ना इसकी स्लोप क्या होगी। इसकी स्लोप होगी y एक्सिस पर वैल्यू अपॉन x एक्सिस पर वैल्यू। इसकी स्लोप है dV/y। जब यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे y एक्सिस पर वैल्यू अपॉन x एक्सिस पर वैल्यू, dV/dx। दोनों लाइनें जो है, आप ये ना सोचना कि ये भी ओरिजिन से पास हो रही है और ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, तो अगर मैं इस वाले ग्राफ को इसके ऊपर रखूंगा तो कॉन्साइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों लाइनें कॉन्साइड, क्योंकि दोनों की स्लोप कैसी है, अलग अलग। और आप देखें कि dV और साइन थीटा का ग्राफ अगर बने, यहाँ पर है साइन थीटा, या अगर थीटा ले लें तो और अच्छा रहेगा, और ये dV। कैसा ग्राफ है, साइन थीटा लेंगे तब तो बहुत आसान हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ साइन थीटा और ये dV, तब तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे dV और साइन थीटा में कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर dV और थीटा का ग्राफ बना है तो कैसा है, ऐसा है। आगे फिर आप सबको ये पता होना चाहिए, अगर ऐसे लिखा जाए y बराबर साइन x, x और y का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना।
y की जगह पर क्या है db और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। ग्राफ की जो सेटिंग है जरा उसको देखना, ध्यान देना y की जगह पर है db और x की जगह पर क्या चल रहा है थीटा। देखो ये सिचुएशन आ गई, अरे बोलो यार। यस सर। अगर आप एक चक्कर की बात करोगे, भाई साइन के जो फंक्शंस होते हैं वो लगातार क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पीरियोडिक होते हैं ना, पहला चक्कर 2 पाई फिर अगला फिर 2 पाई। तो अगर आप आगे मूव करोगे तो फिर नीचे वाला लूप भी बनाओगे, लेकिन अगर आप 0 से लेकर के कहाँ तक जाओगे 360 तक, तो इस तरीके का लूप आएगा। क्लियर है ना सभी को ये ग्राफ? ठीक। अब dB और R का जो ग्राफ है जरा वो देख लो, ये R और ये dB है, कैसा प्रोपोर्शनल है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो समटाइम्स क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज बियो-सावर्ट्स लॉ, और अगर आपका वो नंबर राइटिंग करने को आता है तो ये करके आओगे, क्वेश्चन अलग हुआ राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ, सीधे लिखना है, टर्म्स बताने हैं, काम खत्म। μ0/4 पाई कांस्टेंट है, I करंट है, R आपका पोजीशन वेक्टर है, वो सब बताना है। राइटिंग करने को आता है, स्केलर फॉर्म राइटिंग करने का तो राइटिंग कर देना। बट अगर वो पूछता है कि व्हाट इज बियो-सावर्ट्स लॉ, तो आप थ्योरेटिकली उसको डील कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे आप 3-4 बातें बता करके ग्राफ बना करके अपना आंसर क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ये बात। अब हाउ वी अप्लाई बियो-सावर्ट्स लॉ, हाउ वी अप्लाई बियो-सावर्ट्स लॉ, अप्लाई कैसे करें, क्या सोचोगे? तो सामने हमको मिलेगा करंट कैरिंग वायर और हमें वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। अप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके सेल्फ के लिए है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको खुद प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टेक आइडियल, सबसे पहले आप आइडियल ले लो, उसके बाद क्या करो, देन डिसाइड आर वेक्टर और उसका अपना जो मॉड ऑफ आर है उसको देख लो। उसके बाद में कन्फर्म वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा को कंफर्म करो और फिर फाइनली यूज लॉ एंड इंटीग्रेट फॉर टोटल वैल्यू। उसके बाद आप इंटीग्रेट करिए, टोटल वैल्यू निकाल लीजिए।